हेलो एवरीवन, आई होप सो आपने सबने पार्ट 1 देख लिया होगा। उत्कर्ष ने काफी अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे। पार्ट 1 में अगर आप जाके देखेंगे तो उत्कर्ष ने बात करी थी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे प्लेसमेंट को कैसे मैनेज, और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे उत्कर्ष ने टेस्ट सीरीज के बारे में बात करी थी। एंड जो वीडियो जो उत्कर्ष को अभी हो सकता है इसके थ्रू ही फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो उत्कर्ष ने 104 रैंक लेके आई है फाइनल ईयर के साथ में ही। एंड बार्क में अभी सिलेक्टेड हुए, एनपीएस एनपीसीआईएल में सिलेक्टेड हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को सीखने को मिलेगा उत्कर्ष की इस जर्नी से। एंड दिस इज ए इंटरेक्शन बिटवीन अड्डा 24/7 के जो पेड स्टूडेंट्स है, वो मेंटरशिप ले रहे हैं उत्कर्ष से रिगार्डिंग देयर गेट प्रिपरेशन। उत्कर्ष की गेट 2022 में ही रैंक आई थी। एंड काफी डायनेमिक पर्सनैलिटी है। अगर आप सुनेंगे उत्कर्ष को तो नजर आएगा कि लाइक कितना उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। एंड he have a very good mentorship skills too. I observed it through the first session. So yeah, बाकी हम शुरू करते हैं। चलिए, तो जिन बच्चों के डाउट बच गए थे वो अपना डाउट पूछना स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। यस सर। सर और एक और क्वेरी थी सर, मैं लास्ट में पूछ रहा था सर, न्यूमेरिकल में थोड़ा अप्रोच करने में प्रॉब्लम आ रही है सर। मैं कोई भी न्यूमेरिकल में फर्स्ट टाइम देखते हैं तो फिर सर उसमें कौन सा फॉर्मूला वगैरह लगाना है सर, डायरेक्ट माइंड में आता नहीं है, वो कैसे अप्रोच करें? पहले ना आप क्या करिए, कोई न्यूमेरिकल आपको दिखता है तो आप ये सोचने से पहले कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहले आप न्यूमेरिकल आप समझिए कि न्यूमेरिकल में वो पूछ क्या रहा है। मतलब आप प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीट ट्रांसफर के किसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे वो बोलेगा कि पाइप में क्या हो रहा है, पाइप में इस तरीके का फ्लो हो रहा है और उसने सब प्रॉपर्टीज दे दी है फ्लूइड की, अपना विस्कोसिटी दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, ये सब दे दिया है, और वो बोलते हैं कि अच्छा आप निकालो कि हीट ट्रांसफर कितना होगा या फिर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना होगा। तो आप पहले उसको समझ लो कि चीज क्या है, मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन कर लो पहले आप उसका लैंग्वेज का। उसके बाद आप क्या करिए, फिर आप समझिए कि अच्छा अब ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब वो कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा। मतलब ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेप्स बोल रहा हूँ आपको, ये हमेशा नहीं करने हैं, बस शुरू में अगर आपको थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है तो आपको वो कॉन्सेप्ट, आप फिर आप उस कॉन्सेप्ट में याद करिए कि आपने, जैसे मैंने अभी पिछले भी पहले भी अगर एक एक को बताया था कि आप याद रखिए कि आप कि वो कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो डिस्कशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, है ना। अगर ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से हीट ट्रांसफर आपने शुरू किया और आपको किसी ने बोल दिया कि अरे पाइप में जो लेमिनर फ्लो होता है उसमें जो नसल नंबर होता है उसकी उसकी वैल्यू 4.36 होती है। ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं आ गया ना, उसके पीछे कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा। आप उस डिस्कशन को ना दिमाग में याद रखना बहुत जरूरी है फॉर्मूले के साथ, क्योंकि अभी जो गेट के पेपर आ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, हालांकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट उस पे फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप फॉर्मूला भी याद रखिए और कॉन्सेप्ट भी याद रखिए कि वो चीज, कॉन्सेप्ट का मतलब कि वो चीज की फिजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद आप पहले क्या करिए, न्यूमेरिक उसमें आपने ट्रांसलेट कर लिया, फिर ट्रांसलेट करके आपको ही समझ में आएगा कि अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ है। फिर आप फटाफट से अपने दिमाग में एकदम गो थ्रू करिए कि ये कॉन्सेप्ट की कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट में ये चीजें आती हैं, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा था मैंने, मतलब जब मैंने समझा था तब मुझे इस तरीके की फीलिंग आई थी। वो कैसे पता चलेगा, जब आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे नोट्स के साइड में अपनी लैंग्वेज में कि अच्छा मेरे को इससे ये चीज समझ में आई है, ये चीज इस तरीके से होती है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में कि यार ये चीज कैसे आ गई। होता है कभी कभार कि नोट्स पढ़ते हैं 10 दिन बाद पढ़ते बोलते हैं यार ये चीज वापस कैसे, ये चीज कैसे हो गया यहाँ पर। तो आपको हर एक चीज ऐसी लिखनी है जो आपको लगता है कि आपके दिमाग से निकल जाएगी, वो चीज आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि आप मसल मेमोरी होती है एक चीज, है ना। मसल यस मेमोरी सर। आप में, मसल मेमोरी क्या होती है, दिमाग भी नहीं चलता ना तब भी हाथ इस तरीके से चलेगा कि आप या तो फॉर्मूला लिखोगे तो आप सही फॉर्मूला ही लिखोगे, या अगर आपने कुछ कंसेप्ट बार बार कहीं अपनी नोटबुक में लिखा होगा तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में आ ही जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं बता, क्योंकि न्यूमेरिकल ना होना, है ना, न्यूमेरिकल ना होने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हमें याद नहीं आ रहा है या फिर हमें थोड़ा सा धुंधला सा हो रहा है। तो इसके दो चीजें हैं, एक आप जहां से कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है वहां से याद रखिए उसको, दूसरा आप जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखिए, और तीसरा रिवीजन बहुत बार करिए, मतलब रिपीट 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 करते रहिए आप उसको, है ना। ये है यस चीज, सर। इससे आपका सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। नेक्स्ट कोई स्टूडेंट क्यूरी है? देखो, आज मौका है आप लोगों के पास, तो शर्माना नहीं है। कई लोग इतना शर्माते हैं ना
कि डाउट भी नहीं पूछेंगे अपने, तो इंटरव्यू कैसे फेस करोगे? तो दैट्स व्हाई डाउट जो भी माइंड में चल रहे हैं ना उनको क्लियर कर लो। आज आपके पास मौका है, आपको इतना 1 आवर्स के समथिंग आपको टाइम दिया है, उत्कर्ष ने भी मैंने भी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके कोई माइंड में क्यूरी बचनी चाहिए आज। किसी को कोई क्यूरी है? मनीष ने कुछ पूछा है। यस सर, कुलदीप सर मुझे एक क्वेरी है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर वो गेट का पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, या जितना अपना दिसंबर या नवंबर तक कंप्लीट होगा तो उसको ही अपने को आगे रिवीजन करना चाहिए, अच्छे मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए सर? हाँ, तो अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि अगर आपका दिसंबर तक अगर आपने जो पढ़ा है तो आपने उसमें इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ी ली होंगी, है ना? जी जी जी, इंपॉर्टेंट मेन चीजें तो पढ़ ली सब्जेक्ट है होंगी आपने, मेन सब्जेक्ट सारे जी। आपने पढ़ लिए होंगे जो स्कोरिंग है। तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा है ना कि गेट में अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप कौन से कितने नंबर का क्या आ जाएगा। मटेरियल साइंस इस बार आ गया था 6 नंबर का आ गया था मटेरियल साइंस। जो लोग बोलते जी हैं कि मटेरियल साइंस 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, छोड़ देते हैं, वो आ गया था 6 नंबर का। तो अब हम ऐसा थोड़ा सा ना वो हो गया है कि छोड़ के नहीं जा सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी टॉप टू बॉटम कवर करके जाना है। तो आप क्या करो, जैसे दिसंबर तक आपका कवर हो गया, फिर आप वापस से, मैं तो वही करूंगा कि हर चीज अगर आप स्ट्रेटेजी बना लेते हो, भले ही वो स्ट्रेटेजी करेक्ट है, भले ही वो स्ट्रेटेजी रॉन्ग है, बट अगर आप स्ट्रेटेजी बना के उसको फॉलो करने लग जाते हो ना, रिपीटेडली रिपीटेडली बार बार उस पर स्टिक करते हो आप। देखो प्लान सब बनाते हैं, बट फॉलो जो कर लेता है ना उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो आप वापस से मैं कह रहा हूँ कि स्टिक करिए, प्लान प्लान बनाइए कि अब मुझे इतने आवर्स रिवीजन को देने हैं, इतने आवर्स में मुझे हर दिन एक 3 घंटे का टेस्ट लगाना है। 3 घंटे के टेस्ट को मैं 2 घंटे मेरी वो करूंगा, रिव्यू करूंगा, 5 घंटे मेरे यहाँ चले गए। 3 घंटे की मैं कुछ सब्जेक्ट की रिवीजन करूंगा, 3-4 घंटे, 9 घंटे मेरे यहाँ चले गए, और 2 घंटे या फिर 3 घंटे मैं उस सब्जेक्ट को दूंगा जो कि मेरा कवर नहीं हो रखा, तो 12 घंटे मेरे यहाँ हो गए। तो 10 से 12 घंटे की स्टडी में मैं इस तरीके से डिवाइड कर लूंगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बस, एक दिसंबर में अगर कोई बच्चा सोच रहे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, तो क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरीके से करता था, है ना? तो इस तरीके से आप कवर करिए सिलेबस। बट मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि जैसे अगर 12 फरवरी को पेपर होता है ना, 12 फेब को, तो आप 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद कोई बहुत मेजर टॉपिक मत उठाओ, समझने मतलब जो समझने वाला हो। हाँ, अगर वो कुछ याद करने वाला हो, या फिर बस वो एक, हाँ ऐसा हो कि बस रीड कर लिया, दिमाग में बैठ गया, कुछ इंफॉर्मेशन टाइप हो, वो आप पढ़ सकते हो। बट कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो ना, वो आप 15 जनवरी के बाद मत उठाना, है ना? समझ गए आप बात को? जैसे कि आपने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग छोड़ा हुआ है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आप 15 जनवरी के बाद एक बार देख सकते हो, अच्छा इसमें ये चीजें हैं, अच्छा एफडीएम होता है, एफडीएम के बाद से लेजर सिंटरिंग होती है, ठीक है, ये आपने देख लिया। बट अगर आपने मशीन डिजाइन छोड़ा हुआ है, या फिर लेट से कोई कंसेप्चुअल टॉपिक, वो आप सजेस्टेबल नहीं होगा कि आप समझें और अपना एफर्ट दें। तो मैं ही सजेस्ट करूंगा कि जनवरी में कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स नए ना शुरू करें, नया न्यू कंसेप्चुअल टॉपिक्स, बट कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आप गैदर कर सकते हो, है ना? और स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करिए आप। ओके ओके, थैंक यू। मेरा हम्म उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि कंसेप्ट। हेलो। बोलिए बोलिए। कंसेप्ट मतलब जब अपन लर्न करते हैं तो उसको लेके वापस हमको उसी से रिलेटेड जो अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम सॉल्व करने चाहिए ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि आप हर कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो फिर उसको न्यूमेरिकल कर रहे हो, फिर कवर कर रहे हो फिर न्यूमेरिकल कर रहे हो, वो होता है कि न्यूमेरिकल करने चाहिए। बट सजेस्टेबल ये होगा कि आप कुछ जो भी क्लास में पढ़ाया है उसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उसको उस दिन कवर कर लो। ऐसा नहीं है कि मत करिए कवर, है ना? जिस दिन कवर कर सकते हो उस दिन कवर कर लो। और जब गेट के प्रीवियस ईयर लगाते हो तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट के एक साथ लगा लो। जैसे कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का मैं क्या करता था कि लेक्चर कवर किया, कोई सब्जेक्ट खत्म हुआ उसका, किसी क्वेश्चन बैंक से या फिर किसी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लगाए, फिर और कंसेप्ट कवर किए, फिर और कंसेप्ट, इसी तरीके से पूरा सब्जेक्ट कवर करके फिर सारे गेट के प्रीवियस ईयर एक साथ लगाए, ताकि मेरा पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट में लिंक बना रहे, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके ओके, एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि गेट जो एग्जाम है अपना उसमें थ्योरेटिकल कम लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा रहता है, तो इसके लिए मैंने हम्म। एक क्वेश्चन पूछा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप न्यूमेरिकल और थ्योरी आप साथ में लेके चलिए आप, है ना? ओके ओके ओके, थैंक समझने पर फोकस करिए। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, यू। नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग सर। हाँ मेरा हाँ, बोलिए क्वेश्चन है बोलिए। कि टेस्ट सीरीज है वो कब से ज्वाइन करना चाहिए? टेस्ट सीरीज
हाँ, तो जब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया है तो अगर हाँ सर। होना तो चाहिए कि आप तब से ही कर लो ज्वाइन, बट अगर आपने नहीं किया है तो जो भी आपको जैसे ही आपको मौका मिलता है आप कर लो, इंस्टेंटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं जो, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं उसको आप लगाना शुरू करिए, ठीक है, स्टार्ट करिए। उसके बाद आप जो फुल सिलेबस टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट जो है, उसको आप स्टार्ट करिए दिसंबर हाँ में सर। या फिर जनवरी में, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो, है ना। मैंने 21 दिसंबर से स्टार्ट किया था फुल लेंथ, ठीक 20 है। कितना सर? 21 हेलो दिसंबर से मैंने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया था करना। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे थ्योरी भी सर, थ्योरी भी सर पढ़ाते हैं और क्लास 4-5 घंटा हो जाती है, तो एक दिन में लगभग कितना क्वेश्चन कर देना चाहिए, मतलब इस सब पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद? हाँ, देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक सेकंड यार, कोई कोई बोल रहा है तो आप क्वेश्चन एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो फुल फॉर्म में चल रही है, फुल फॉर्म में मतलब एकदम आपकी फुल एनर्जेटिक फॉर्म में चल रही है, आपको सब एकदम कैचअप कर रहे हो, आपका सिलेबस बहुत छोटा नहीं हुआ है ना, आपको एकदम अंदर से मोटिवेशन है कि हाँ मजा आ रहा है, तो आप पर डे 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए लेक्चर्स कवर करने के बाद का, 100 क्वेश्चन का टारगेट है ना। 100 तो आप 100, 100 हाँ तो सर कुछ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे को। आपको तब तक कोई और स्टूडेंट की पूछ लो, हाँ नेटवर्क का कुछ सर, issue है। जैसे सर क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन इतना लेंदी होता है कि उसी में 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा बनाने में लेट हो जाते हैं, तो हाँ, तो देखिए मैं 100 क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो गेट में आते हैं, जैसे गेट प्रीवियस ईयर हो गए, या फिर जो आपकी वर्कबुक होती है, वर्कबुक या फिर कोई क्वेश्चन बैंक हो गया किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो और जैसे ईएससी ईएससी के, का प्रीलिम सर। हाँ ईएससी का प्रीलिम्स भी बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, मतलब टाइम अगर है आपके पास, ठीक है। हाँ सर। वो तो सर आप सेल्फ स्टडी किए थे या कोचिंग से पढ़े थे सर? हाँ मतलब सर देखिए, इंस्टीट्यूट आपको जहाँ से लेना है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, इंस्टीट्यूट मैंने भी लिया था, बट इंस्टीट्यूट लेने में क्या आता है, आपको एक पाथ मिल जाता है, तो आप जहाँ से भी इंस्टीट्यूट में आप हाँ कर सर। रहे हैं वो सब सिमिलर है, बस आपको एक स्ट्रेटेजी है जो आपको फॉलो करनी है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट में नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी। एक स्टूडेंट्स है जो ये पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कैसे प्रैक्टिस और टेस्ट, मतलब एक फ्लो क्या होना चाहिए। हाँ, देखो मैंने ना अभी इन्होंने पूछा था तो मैंने बताया था, जैसे आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, लेक्चर होंगे, लेक्चर कवर करिए, लेक्चर कवर करने के बाद जो भी उसके क्वेश्चंस बनते हैं आप उस क्वेश्चंस को किसी अपने स्टडी मटेरियल से कर लीजिए, स्टडी मटेरियल किसी भी इंस्टीट्यूट का आप परचेज कर सकते हैं, या तो कहीं से आप कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आपको मिला ही हुआ होगा, उसी दिन उसको कर लीजिए। सेकेंड डे आप और लेक्चर अटेंड करें, फिर क्वेश्चन करें और क्वेश्चन अटेंड करें, इस तरीके से जैसे ही आपका पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा लेक्चर वाइज, है ना, उसके बाद आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो भी कवर हो चुकी होगी साइड बाय साइड, उसके बाद आप गेट प्रीवियस ईयर उठाइए, ठीक है, 1-2 दिन में, 1 या मैक्सिमम 2 दिन में उस पूरे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन लगा दो गेट के बुक में से, ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक में से सारे क्वेश्चन। मैं गेट की बुक को एंड में प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए प्रेफर करूंगा, कुछ लोग होते हैं साथ में गेट की सब्जेक्ट साथ में टॉपिक्स कवर होते रहते हैं, उनके क्वेश्चन गेट से भी करते रहते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा एकदम एंड में सारे क्वेश्चन साथ में करो, क्योंकि क्या होता है कि जब सारे क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको पूरे सब्जेक्ट का ना एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा, है ना, एक पूरा लिंक समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा इसके पे ये क्वेश्चन आ गया, इस पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा आपका इन अ वे पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट कवर होने में आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे लेक्चर वाइज या फिर जिस भी तरीके से हो, तो उस 10-15 दिन में क्या होगा, जो आपने पहले दिन में टॉपिक पढ़ा होगा वो 15वें दिन में थोड़ा सा धुंधला हो चुका होगा, है ना। तो क्या करिए, आप गेट के सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे ना तो आपको सारा का सारा सब्जेक्ट एक जगह आके बैठ जाएगा, तो उस तरीके से आप फॉलो करो, जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद आप टेस्ट दे दो एक, ठीक है, एक टेस्ट दे दो उस सब्जेक्ट का, भले वो पूरा सब्जेक्ट वाइज दो या तो टॉपिक वाइज दो, टॉपिक वाइज दोगे तो 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज दोगे तो 1 टेस्ट दोगे, है ना।
इसको आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके मानेंगे। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपने दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, उसके 1-2 दिन में आप पुराने सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे ही 1 हफ्ता हो जाता है, फिर पुराने वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे। शॉर्ट नोट्स के बाद आप उसके फॉर्मूला लिख कर देखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप किसी भी एक बुक के सोर्स से, क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस लगाओगे और फिर एक और टेस्ट दोगे। ये आपका एक रिवीजन साइकिल माना जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके को आपको हर सब्जेक्ट के साथ करना है। तो इस तरीके से आप करो, है ना? हाँ जी, किसी और कोई क्वेश्चन है? सर मेरी एक क्वारी है। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो और सर मेरे 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं रनिंग में। उसका मैं लेक्चर रोज देखता हूँ। और सर मुझे सर ये जानना कि सर तो मैं एक दिन में कितने घंटे लेक्चर देख लूं और मैं कैसे अपना जो पहले का सब्जेक्ट कंप्लीट है तो उसको मैं कैसे रिवीजन करूं, कैसे उसको मैं लेके चलूं सर। तो आपके कितने सब्जेक्ट हो गए हैं अभी तक? सर ऑलमोस्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 कंप्लीट हो गए हैं। तो आप क्या करो, आप ना अपना टाइम डिवाइड करो। जैसे आप अगर एक दिन में 10 आवर्स दे रहे हो अपने आप को, 10 घंटे दे रहे हो, तो 10 घंटे में आप क्या करो, 4 घंटे के आप अपने लेक्चर रखो। 4 घंटे के आप लेक्चर लोगे, ठीक है? 4 या 5 घंटे के आप लेक्चर ले सकते हो। मैक्सिमम टाइम दो अभी के टाइम पर अपना लेक्चर कंप्लीट करने में, मैक्सिमम टाइम उसमें दो अभी, ठीक है? तो 5 घंटे का अपना लेक्चर लो, ठीक है? 2 घंटे में क्या करो, 2 घंटे में या 3 घंटे ले लो। 3 घंटे में आप क्वेश्चंस करो जो कि करंट टॉपिक चल रहा है उस पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो आप, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करो, ठीक है? उसके बाद जो बचे कुछ 2-3 घंटे होंगे, उस पे आप अगर कुछ पुराना रिवाइज कर सकते हो तो वो कर लो। पुराने रिवीजन में आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, फॉर्मूला देख सकते हो, न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, इस तरीके से, है ना? वो चीज कर लो आप। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे एक बार हम कंप्लीटली रिवीजन हो चुका है मेरा, ठीक है, तो उसको हम दूसरा साइकिल में जब रिवीजन करेंगे तो शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे या फुल नोट से मतलब प्रीफर देंगे उसको? बिल्कुल, आपको देखो शॉर्ट नोट्स पढ़ने जितने भी साइकिल आपके हों, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बट अप्लाई टू द कंडीशन कि आपका कंसेप्ट जो है दिमाग में आ रहा है बार बार हर रिवीजन पर। बट अगर ऐसा हो गया कि आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप फुल नोट्स उठा के देखिए उन टॉपिक्स के जहां से आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है या फिर कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में मिस हो रहा है। आपको करना शॉर्ट नोट से रिवाइज है, बट आपको दिमाग में आपके चलने चाहिए लॉन्ग नोट्स जो आपने लिखे हैं, सब कुछ चलना चाहिए आपके, कि अच्छा ये किस तरीके से चला, ये किस तरीके, मतलब एक सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होनी चाहिए आपकी। और उसी तरीके से आपको फील आना चाहिए शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद, जब आपका सब्जेक्ट पहली टाइम हुआ था तब आपको जैसा फील आया था उसी टाइप का फील आपको आना चाहिए। बट पढ़ने आपको शॉर्ट नोट्स ही हैं, तो दिमाग थोड़ा सा उसमें ना एनर्जी जाती है। शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो बट आपको याद रखना है लॉन्ग नोट्स में क्या था, तो इस तरीके से करो आप, है ना? ओके सर। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ अभी, और हाँ। सर मेरे 6 से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए और बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि उनमें कोई सब्जेक्ट के गेट पीवाईक्यू लगाया ही नहीं अभी तक। तो अभी सर मैं उसका फुल रिवीजन करके गेट पीवाईक्यू लगा। और सर आपने बोला कि टेस्ट सीरीज साथ में दे देनी चाहिए, तो सर अभी ऐसा लगता है कि शायद अभी गेट पीवाईक्यू करके ईएससी पीवाईक्यू करूँ, फिर किसी वर्कबुक करूँ, फिर टेस्ट दूँ तो शायद अच्छे नंबर आएंगे। तो ऐसा लगता है अभी, तो क्या करना चाहिए सर? तो मतलब आपका डाउट मैं समझ नहीं पाया कि आपने सब्जेक्ट 6-7 हो गए हैं आपके, तो आपको और अभी सर टाइम का इशू आ रहा है? नहीं सर, अभी मैं गेट पीवाईक्यू कर रहा हूँ। तो सर आपने बोला कि टेस्ट गेट पीवाईक्यू के बाद दे देनी चाहिए। हाँ। तो सर, तो मैं सर अभी तक सोचता था कि गेट के बाद ईएससी करूंगा, फिर किसी इंस्टीट्यूट का वर्कबुक लगाऊंगा, फिर टेस्ट दूंगा तो अच्छे नंबर आएंगे। तो मीन सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर? मैंने ये नहीं कहा कि गेट के बाद आप टेस्ट दे दो। मैंने कहा है कि जैसे कोई सब्जेक्ट खत्म होता है ना, तो आपका वर्कबुक या फिर कोई क्वेश्चन बैंक तो कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आप गेट के सारे क्वेश्चन करो, गेट के पीवाईक्यू। गेट के पीवाईक्यू के बाद आप ईएससी के प्रीलिम्स के सारे करो। जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं वो सारे सोर्सेज के क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट दो।
है ना, गेट के करने के बाद, ईएसी प्रीलिम्स करने के बाद, उसके अगर आपको कहीं कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने हैं तो वो भी कर लो अगर लगाने का मन है तो, उसके बाद टेस्ट दो। तो पूरे सोर्सेस के बाद टेस्ट दो, ये कह रहा हूँ। और जब रिवीजन करते हो तो एक रिवीजन में एक सोर्स, किसी एक सोर्स से क्वेश्चन करो, किसी वन सोर्स के, सारे सोर्स की करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी आप ऑड इवन क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे एक रिवीजन में आपने 1, 3, 5, 7, 9 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड रिवीजन में आपने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से क्वेश्चन कर लिए, तो वो आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करो आप। यस सर, सर। मेरा और एक सर तो सब्जेक्ट हेलो वाइज टेस्ट भी बाद में ही रखनी चाहिए, मीन्स ये सारे क्वेश्चन लग जाए, या नहीं, सब्जेक्ट सब के देखो, साथ ही? सब्जेक्ट के साथ मैं हेलो वही तो बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट के साथ या तो आप टॉपिक वाइज दे दो या तो आप सब्जेक्ट वाइज दे दो, मर्जी आपकी है। टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कब, मतलब दोनों साथ में चलने चाहिए। कौन सा कब देना है वो आपको डिसाइड, मतलब वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। जैसे आपको, अगर आपके पास टाइम, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है 45 मिनट्स का ये टेस्ट दे सकता हूँ, तो आप टॉपिक वाइज दे दो, वरना आप सब्जेक्ट वाइज दे दो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट क्या करूंगा कि जैसे कोई सब्जेक्ट पहली बार खत्म होता है ना, तो उसके 2 टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, और जो आगे की जो रिवीजन होती है उसकी, उसके हर रिवीजन में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो। सर, सर मैं क्वेश्चन है मेरा सर कि गेट का प्रीवियस ईयर लगा के देखने पर क्वेश्चन सोल्व ही हो जाता है सर, लेकिन इस बार एग्जाम जो हुई थी तो सारा कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट और लेंदी लेंदी हो रहा था बनाने में, तो इसके लिए क्या मतलब करना चाहिए? देखो, वो सबके लिए चैलेंज था, किसी एक के लिए नहीं था, है ना। मैक्सिमम मार्क्स भी कम ही थे। अब मेरे 70, मेरे बस 73 मार्क्स थे मेरे, और मेरी 104 रैंक जो आई है वो पहले 73 मार्क्स पे 1500, ऐसा नहीं, क्वेश्चन थोड़े से बेटर बनने स्टार्ट हो गए, नो डाउट। तो आप वही, तभी तो मैं कह रहा हूँ, देखो आप अगर हर कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ोगे इस तरीके से कि मुझे ये चीज पेपर के लिए नहीं पढ़नी है, मुझे ये चीज इस तरीके से पढ़नी है कि मेरे को कोई अगर जूनियर भी, कोई 6th 7th 8th क्लास का बच्चा भी मेरे को पूछता है तो मैं उसको बहुत ही इजीली उसको समझाता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एंट्रोपी पढ़ रहे हो तो एंट्रोपी आप इस तरीके से पढ़िए, मतलब कोशिश करिए कि अगर कोई 7th 8th क्लास का बच्चा पूछता है कि क्या एंट्रोपी क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं अगर 100 जूल एनर्जी दे रहा हूँ मुझे 50 जूल ही मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कंप्लीट एनर्जी कन्वर्जन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आपको उसको समझाओगे तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा ना। तो उस अंडरस्टैंडिंग को आप अपने अंदर डेवलप करो पहले, उसके बाद आप किसी को समझा पाओगे। ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मैं, उस तरीके की आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे ना, तो अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन आता भी है तो आपसे अगर वो नहीं भी हुआ तो आपको कोई बहुत बड़ी ज्यादा एंजाइटी नहीं आएगी कि अरे मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि अगर मेरे से नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो बहुत, मतलब ये सच में टफ क्वेश्चन है। और दूसरा है कि आप फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला अगर भूलेंगे तो आप कंसेप्ट भी नहीं लगा पाएंगे, फॉर्मूला अगर दिमाग में होगा तो हाँ आप कंसेप्ट पे बिल्कुल फोकस कर पाएंगे। ये नहीं करो आप। सर, इस बार हुआ था ना सर कि फार्मूला याद रहने के बाद भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाए। नहीं, तभी तो कह रहा हूँ आप फोकस करिए कंसेप्ट को समझने में इस तरीके से, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, बट 1 महीने बाद वो कंसेप्ट हमें बस फॉर्मूला पे याद रह जाते हैं कि अच्छा इसका ये था। तो आप कोशिश करिए एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वो एक सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से समझा जाए कि वो एकदम प्रैक्टिकली दिख जाए, हमको फील हो जाए, वो सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, आप किसी थ्योरेटिकल बुक के आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, तो आप वो भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, उससे आपका थोड़ा कंसेप्ट बेटर होगा अगर टाइम है आपके पास तो, ठीक है। सर, आप मेंस का क्वेश्चन बैंक सोल्व किए थे क्या, ईएससी मेंस का? कुछ सब्जेक्ट देखो, मैंने ना सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में मैंने रखा था सॉम को, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन को, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को और मैथमेटिक्स को। कैटेगरी बी में रखा था मैंने उसको, थर्मोडायनेमिक्स को, हीट ट्रांसफर को, ठीक है, और आरएसी को। और कैटेगरी सी में मैंने फ्लूइड मशीनरी और पावर प्लांट इसको रखा था। कैटेगरी ए के मैंने सॉम के, एसओएम के, थ्योरी ऑफ मशीन के, ठीक है, और कैटेगरी बी में मैंने हीट ट्रांसफर के और थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है। इन चारों के मैंने कन्वेंशनल सॉल्व प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, थोड़े बहुत करे थे और रिवाइज भी किए थे, सॉम, टॉम, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, टाइम है अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी को कोई डाउट है? हेलो सर। या मोहम्मद? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर कॉलेज के साथ सर अभी जस्ट मतलब 5th सेम स्टार्ट हुआ है, तो कॉलेज के साथ थोड़ा कम हो पा रहा है, कैसे मैनेज करें? 5th सेमेस्टर है ना अभी आपका? यस सर, स्टार्ट हुआ अभी 1 हाँ, वीक तो हुआ। 5th सेमेस्टर में आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने कोचिंग कह रहा हूँ या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कहीं से भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप क्या यस करो, अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आप अपने अपनी पेस के हिसाब से कवर करते रहो सब्जेक्ट को, है ना। और कवर बट यस ऐसे नहीं है कि हल्के हल्के तरीके से करना है, कवर करना है वैसे ही जैसे मैंने बताया है, अच्छे से पूरा, बट टाइम लेकर, क्योंकि आपके पास अभी सर पे तो है नहीं कि आपको एकदम सिलेक्शन लेना है अगले साल ही। तो यस अगर आप आराम से कवर करो सब्जेक्ट को, टाइम लेकर कवर करो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर 20 दिन हो रहा तो आप 40 दिन दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 12-15 महीने में जो तैयारी करते हैं ना, उसकी बहुत कंफर्टेबली तैयारी हो जाती है। बट कंटिन्यूटी होनी चाहिए, भले ही आप कम पढ़ो बट लगातार पढ़ते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 महीने आपने उड़ाई दिए बीच में, तो बेकार हो, यस खराब हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आप धीरे धीरे यस। पढ़ो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी 5th सेमेस्टर में ही स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, है ना। तो मैं क्या करता था, कॉलेज में तो चीजें होती रहती थी, अपना साइड बाय साइड 1-2 लेक्चर्स देख ली कि सब, मतलब एक सब्जेक्ट शुरू होता था उसका लेक्चर देख लिया। लेक्चर देखने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन जितने मेरे से हो पा रहे उतने कर लिए, बाकी कॉलेज का भी काम साइड बाय साइड चलता गया। ऐसा मैंने किया दिसंबर तक। अब जैसे ही जनवरी आया, फिर मैंने गेट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दिया। तो आप अपने टाइम, अभी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप जितना कवर कर रहे हो बस करते रहो, बस छोड़ना नहीं है, ठीक है। और करना वैसे ही है, स्टेप ओके सारे वही फॉलो करने हैं जो हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, देखिए मनीष वर्मा, आप एक्सर्जी के क्वेश्चन बैंक करिए या फिर किसी भी एक्सवाइजेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपको हर जगह सेम, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका है कि आप क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पाते हैं। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहां भी आपके सीनियर सजेस्ट कर रहे हैं आपको, या फिर कहीं भी आपको टीचर सजेस्ट कर रहे हैं, आप करिए, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर हम 4th सेमेस्टर में हैं अभी, तो आई थिंक आपके नेटवर्क इश्यू है, तो नहीं वॉइस कर नहीं आ रही है। पाते। सर मैं क्वेश्चन इनका समझ गया हूँ, ये 4th सेमेस्टर में है, तो ये पूछते हैं कि किस तरीके से करें। तो आप 4th सेमेस्टर में जो भी आपका सेमेस्टर में चल रहा है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। आपका जो भी प्रोजेक्ट अगर कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उसको कोर्स कर रहे हो, तो उसको आराम से कंप्लीट करो। अपने सीवी, अपने रेज्यूम पर ध्यान दो, अपने प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश करो, जैसे कि कोई कोर्स कर लिया, कोई प्रोजेक्ट कर लिया। जैसे ही 3rd ईयर आपका शुरू होता है, आप गेट की अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी गाइडेंस ले लो किसी से, उसके बाद शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको करना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस सर। नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन बचा है किसी का? वैसे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें उत्कर्ष जी ने कवर कर ही ली है। कुछ और किसी को क्वेश्चन बचा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू विल क्लोज दिस सेशन। ओके, सो ऑलमोस्ट आई होप सो कि गाइज आप लोगों को ये सेशन काफी हेल्प किया होगा। हमने मतलब काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे उत्कर्ष ने बात करी है। एंड आपको जब हम 1 घंटे ऐसे ड्यूरेशन देते हैं, इस तरीके के सेशन देते हैं, तो उसका एक ही पर्पस होता है कि आप लोग कुछ अच्छा करो, ठीक है, अपने करियर में कुछ अच्छा करो, कुछ अचीव करो। तो हमारा भी वही एम रहता है कि आप कुछ ना कुछ अचीव करो। तो या उत्कर्ष, वी कैन फिनिश डेफिनेटली। सो जितने भी उत्कर्ष जी आपने जो भी टाइम दिया उसके लिए आई वांट टू थैंक यू, बिकॉज काफी कम स्टूडेंट्स आते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प करते हैं। एंड जैसे कई बार हमें थैंक जब यू सर। नीड होती है तो हम भी हेल्प मांगते हैं दूसरों से, तो कई बार हमें भी करनी पड़ती है। एंड बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग उत्कर्ष जी को फॉलो करो। उनसे रिगार्डिंग कभी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको उनसे बात करवा दूंगा। एंड काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, अगर आप उनसे अभी बात किए होंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आया होगा कि कैसे क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, कितना उन्होंने मेच्योरिटी लेवल अपना बनाया है जिसकी वजह से उनकी रैंक आई है। तो आप लोग भी ऐसे स्किल्स अपने ऊपर डेवलप करने का ट्राई करो। एंड बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि आपको इस सेशन से क्या फ़ायदा मिला।
उत्कर्ष जी से आपको क्या फायदा मिला, मैं आपके मैसेजेस जो है, अगर मान लीजिए मैंने ये जो सेशन आपके लिए कंडक्ट किया है इससे आपके लिए क्या फायदा पहुंचा है, तो आपके मैसेजेस जी मैं उत्कर्ष को भी फॉरवर्ड करूंगा। एंड डेफिनेटली अच्छा लगता है किसी को भी जब हम किसी की हेल्प करते हैं और कई लोगों को उससे कुछ बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू उत्कर्ष। डेफिनेटली एंड अगर आप कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहें 1-2 मिनट, 1 मिनट। देखिए, मैं एंड में तो यही बोलूंगा जो मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो में भी बोला था, जैसे कुलदीप सर के साथ जब मेरी इंटरेक्शन हुई थी, कि अगर आपको कहीं भी मोटिवेशन या डिमोटिवेशन आ रहा है तो आप ये समझ, आप हमेशा दिमाग में ये चीज याद रखना कि आपने प्रिपरेशन क्यों शुरू करी थी। अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करी थी पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए, तो आप पब्लिक सेक्टर में जाकर ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपकी बस एक ही इंसान आपको रोक सकता है, वो आप खुद हो। आपने बहुत सारी जगह पर ये सुना भी होगा, बट इसको आप समझो ना, अप्लाई करो अपने उस पे, शेड्यूल पे। अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है तो आपको जाना है, दैट्स इट। किसी XYZ बंदे का प्लेसमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट चल रहा है, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहा है, मेरी मामा की बेटी का हो गया, मेरे मामा के बेटे का, दैट इज डज नॉट मैटर इन योर इन योर एम। ठीक है, आपका एम अकम्प्लिश होकर ही रहेगा। अप्लाई टू द कंडीशन, अगर आप उसको सच में चाहते हो अकम्प्लिश होना। अगर आपको आपने घर वालों के लिए बोल दिया है कि मैं PSU के लिए कर रहा हूँ या मैं MTech के लिए कर रहा हूँ, बट आपको अंदर से वो आग नहीं है करने की, समझो, तो आप वो फिर थोड़ा चैलेंज आ जाएगा। और दूसरी चीज ये कि मैंने यूट्यूब में ही बोला था कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज नॉट द कॉज, इट इज द कंसिक्वेंस। वो कॉज नहीं है, वो ऐसे नहीं होगा कि आपको एक्सटर्नल कहीं से मोटिवेशन आएगा और फिर पढ़ाई करोगे। आप पढ़ाई करोगे, आप डिमोटिवेशन के साथ पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको अपने एफर्ट्स से मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन इज ऑलवेज द कंसिक्वेंस, याद रखना। और तीसरी बात मैं सर ये बोलूंगा कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो टास्क है, वही हमारा धर्म है। दैट इज आवर रिलीजन, आवर ड्यूटी इज आवर रिलीजन। तो हमें उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। जैसे हम अपने धर्म को रिलीजियसली फॉलो करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम अपने भगवान को पत्थर मारते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हम डेली उठते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी डिवोशन के साथ हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। एब्सोल्यूट डिवोशन किसी में भी होगा तो वो अकम्प्लिश करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सर यही मैं मेन मैसेजेस देना चाहता हूँ। डेफिनेटली थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी, आपने इतना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, थैंक और यू सर। आई होप सो कई बच्चों को हेल्प किया होगा। एंड बाकी लोग, आप लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि यार डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। मैं तो चाहता हूँ कि आज बिल्कुल उत्कर्ष सर। जी ने जैसे बच्चों को डायरेक्शन दिए, वैसे आपको मैं बुलाऊं और आप अगली जनरेशन को डायरेक्शन दो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड गुड लक गाइस। एंड जो बच्चा अगर मान लीजिए कोई भी गाइडेंस चाहिए जो इस वीडियो को देखा है एंड तक, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू उत्कर्ष, बाय बाय। एंड आई होप सो कि थैंक जल्दी से आप बात थैंक में यू सर। पहुंचो थैंक यू। और कंट्री को प्राउड थैंक यू करो। सर। ओके, थैंक यू टेक सर। केयर। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।